हम लोग पिछले क्लास में पाचन तंत्र में मनुष्यों में पाचन कैसे होता है और इसमें हम लोग मुख गुहा में कौन कौन से अंग होता है, ये सभी के बारे में पढ़ लिए थे ना। जैसे पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख गुहा से। और मुख गुहा में कौन कौन से अंग होते हैं? दांत, जीभ, लार ग्रंथि, लार, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ना। अब मुख गुहा से भोजन कहाँ जाएगा? मुख गुहा से भोजन जाता है कहाँ? ग्रासनी में। ठीक है। ग्रासनी में कितने छिद्र होते हैं? दो छिद्र होते हैं। एक होता है निगल द्वार, एक होता है निगल द्वार, और एक होता है कंठ द्वार। ठीक है। ग्रासनी में कितने छिद्र? दो, एक निगल द्वार और एक कंठ द्वार होता है। निगल द्वार, यह छिद्र किस में खुलता है? ग्रास नली में। कहाँ खुलता है? ग्रास नली में। और ग्रास नली किससे जुड़ा रहता है? अमाशय से। खुश रहो। चलो, निगल द्वार किस में खुलता है? ग्रास नली में। और ग्रास नली किससे जुड़ा रहता है? अमाशय से। ठीक है, जिसको बोलचाल में हम लोग क्या बोलते हैं? पेट बोलते हैं। समझा कि नहीं? तो मुख गुहा में कौन कौन से अंग होता है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। दांत, जीभ, लार ग्रंथियां, दांत के प्रकार, लार ग्रंथियां कितने प्रकार के होते हैं, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ग्रासनी में दो छिद्र होता है, एक निगल द्वार और एक कंठ द्वार। तो निगल द्वार के रास्ते भोजन ग्रास नली में जाएगा, ग्रास नली से कहाँ जाता है? अमाशय में जाता है। और कंठ द्वार के रास्ते, कंठ द्वार यह छिद्र किस में खुला रहता है? श्वास नली में। किस में? श्वास नली में। श्वास नली किससे जुड़ा रहता है? फेफड़ा से। ठीक है, यह फेफड़ा से जुड़ा होता है और यह श्वसन मार्ग हो जाएगा। तो हम लोगों को पाचन तंत्र, पाचन मार्ग पढ़ना है, श्वसन तंत्र नहीं। ठीक है। तो ग्रासनी में कितने छिद्र? दो छिद्र, निगल द्वार और कंठ द्वार। भोजन किस रास्ते ग्रासनी से कहा जाता है? निगल द्वार, और निगल द्वार से ग्रास नली में। लेकिन इधर कंठ द्वार में क्यों नहीं आता है? तो ध्यान रखना, भोजन आ जाता है कभी कभी। जब भोजन आ जाता है तो सरक जाता है ना, बैक कर देता है। तो यहाँ पर भोजन कंठ द्वार में जाने से रोकता कौन है? तो ग्रासनी के दीवार पर एक मांसल रचना जिसको एपीग्लॉटिस कहा जाता है, एपीग्लॉटिस कहा जाता है। यह एपीग्लॉटिस क्या करता है? भोजन को कंठ द्वार में आने से रोक देता है। और यह किसके इशारे पर काम करता है? इसको कंट्रोल कौन करता है? तो हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है, यानी पश्च मस्तिष्क में, पिछले मस्तिष्क में एक पार्ट होता है जिसका नाम है मेंडुला ऑब्लांगेटा। वह हमारे शरीर में दो प्रकार से क्रिया होता है, एक ऐच्छिक क्रिया और एक अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया का मतलब हो गया हमारी इच्छा के अनुसार चलेगा, जैसे बोलना, दौड़ना, चलना, ये सब हमारी इच्छा के अनुसार हो रहा है। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे क्रिया हमारे शरीर में होता है जिसको अनैच्छिक क्रिया कहते हैं, हमारे इशारा से नहीं चलेगा, हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा, वो सब ब्रेन कंट्रोल करता है उसको। जैसे ध्यान रखना, जब हम भोजन ग्रहण कर लेते पेट में चला जाता है तो उसको पाचन करना, ये किसका काम हो गया? मेंडुला ऑब्लांगेटा के। उसी तरह से हमारे शरीर में जो भी अनैच्छिक क्रिया होता है, जैसे कोई पदार्थ अगर आंख में आया, अचानक पलक झपक जाना, छींक आना, हार्ट में जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है, करंट उत्पन्न करता है, जिससे एस ए नोड कहा जाता है, पेस मेकर, वह एस ए नोड को भी कौन कंट्रोल करता है? मेंडुला ऑब्लांगेटा, यानी कि हृदय को धड़कने के लिए करता है। ठीक है, उसको कौन करता है? मेंडुला ऑब्लांगेटा। तो वह ब्रेन चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे ना, ब्रेन चैप्टर के बारे में, तो उसमें डीपली से बता देंगे कि ब्रेन के कितने पार्टों में बांटा गया है, कौन ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, कौन अनैच्छिक क्रियाओं का। तो वही मेंडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है? एपीग्लॉटिस को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। और एपीग्लॉटिस किसके इशारे से चलेगा? ब्रेन के। और क्या करेगा? जैसे भोजन आएगा तो इस कंठ द्वार को बंद कर देगा और भोजन को निगल द्वार के रास्ते चला जाएगा। लेकिन कभी कभी हम किसी गंभीर बातों में या भोजन करते वक्त सोचते रहते हैं कोई और बात, तो उस समय हमारा ब्रेन तो कहीं और रहता है, तो यह ब्रेन इसको सिग्नल नहीं दे पाता है कि एपिग्लॉटिस को कि भोजन आखिर कहाँ जाना है। जब तक घुस जाता है कहाँ? श्वास नली में, तो वह क्या हो जाता है? सरक जाता है। सरक जाता है कि नहीं? या उधर से करता है जोर लगा के, हहीं से हिचकी उखड़ जाता है ना। तो हम एपिग्लॉटिस के बारे में समझ गए। अब चलेंगे निगल द्वार के रास्ते, कहाँ चला जाएगा? ग्रास नली में। अब ग्रास नली के बारे में जानेंगे। ठीक है, किसके बारे में? ग्रास नली में। ठीक है, तो ग्रास नली, ध्यान देना इधर, एक 25 सेंटीमीटर लंबी नली होता है। कितना सेंटीमीटर?
25 सेंटीमीटर। यहाँ पाचन की क्रिया नहीं होता है, यहाँ भोजन इस ग्रास नली के रास्ते कहाँ जाएगा, अमाशय में पहुँचता है। और यह 25 सेंटीमीटर लंबी नली होता है। और इस नली का खासियत होता है इस प्रकार से, जैसे भोजन यहाँ पर रहेगा, भोजन जैसे मुंह में रखेंगे जब निगलेंगे तो क्या होगा, ग्रास नली का दीवार क्या हो जाता है, फैल जाता है। फिर भोजन आगे यहाँ बढ़ जाएगा तो फिर पीछे से सिकुड़ जाता है। यानी कि ग्रास नली की दीवार में सिकुड़न और फैलाव होते रहता है। क्या होता है, सिकुड़न और फैलाव। उसी सिकुड़न और फैलाव को हम लोग क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन, क्रमाकुंचन कहते हैं। इसी क्रमाकुंचन के द्वारा भोजन अमाशय से भोजन ग्रास नली से कहाँ पहुँचता है, अमाशय में। तो ग्रास नली की दीवार में होने वाली सिकुड़न और फैलाव को क्या कहा जाता है, क्रमाकुंचन कहा जाता है। और भोजन अब मुख गुहा से लेर से सना जाता है। लेर से सनाने के बाद जब निगलने की बारी हो गया, निगल गया, पेट में चला गया, तो भोजन मुख गुहा में पाचन के बाद में वह भोजन क्या कहलाता है, ओलस कहलाता है। क्या कहलाता है, ओलस। मुंह में जब लेर में सना गया भोजन, चिबा कर चबाने के बाद और लेर सनाने के बाद में क्या करते हैं, निगलते हैं। तो जब निगलने की बारी आया तो उस समय भोजन जब लेर में सना गया तो वह भोजन क्या कहलाएगा, ओलस कहलाएगा। अब ओलस कहाँ जाएगा, ग्रास नली के रास्ते अमाशय में चलेगा। कहाँ जाएगा, अमाशय में। तो अब अमाशय के बारे में जानेंगे, पेट के बारे में, ठीक है। अब भोजन कहाँ जाएगा, अमाशय में, ठीक है, जिसको बोलचाल में हम लोग क्या बोलते हैं, पेट ना। अब भोजपुरी में लाद ना कहता है, गुस्सा में कोई झगड़ा में लाद फाड़ देंगे, तो हम लोग बोलचाल की भाषा में लाद सब बोल देता है ना, लाद, पचौनी, पचौनी छोटी जात को बोलता है, लेकिन इसका क्या कहता है, स्टोमक या पेट, ठीक है। अब चलेंगे इस पेट में क्या होता है, ध्यान रखना। अमाशय के दीवार जो होता है, आंतरिक दीवारें, उसमें 3 प्रकार के कोशिकाओं बना होता है, ठीक है। अमाशय की आंतरिक दीवारें कितने प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, 3 प्रकार के। और तीनों प्रकार के कोशिकाओं का समूह को क्या कहा जाता है, जठर ग्रंथि। क्या कहा जाता है, जठर ग्रंथि। पूछेगा कि अमाशय के यानी पेट की आंतरिक दीवारें क्या चीज का बना होता है, जठर ग्रंथि का। क्या चीज का बना होता है, जठर ग्रंथि का। और यह जठर ग्रंथि क्या बनाता है, जठर रस बनाता है। क्या बनाता है, जठर रस, जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है। और जठर रस कौन कौन रस होता है, तो पहले जानेंगे। जठर ग्रंथि की कोशिकाएं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, हमारे पेट में पेट की आंतरिक दीवारें जिन कोशिकाओं का बना हुआ है उसे जठर ग्रंथि कहा जाता है। यह जठर ग्रंथि की कोशिकाएं कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। 1 नंबर में क्या हो गया, भित्तीय, भित्तीय या अम्लजन, भित्तीय या अम्लजन कोशिकाएं, कोशिकाएं, ठीक है। तो यहाँ 1 हो गया भित्तीय या अम्लजन कोशिकाएं। दूसरा क्या हो जाएगा, मुख्य या जाइमोजिम कोशिकाएं, मुख्य या जाइमोजिन, जाइमोजिन कोशिकाएं, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा म्यूकस या सलेस्मा, सलेस्मा कोशिकाएं, ठीक है। म्यूकस या सलेस्मा कोशिकाएं। तो हमारे जठर ग्रंथियां 3 प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। जठर ग्रंथि का मतलब हो गया पेट की आंतरिक दीवारें 3 प्रकार के कोशिकाओं का बना होता है। 1 हो गया भित्तीय या अम्लजन कोशिकाएं, 1 हो गया मुख्य या जाइमोजिम कोशिकाएं, अगला हो गया म्यूकस या सलेस्मा कोशिकाएं। अब जानेंगे कि तीनों कोशिकाओं का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, जठर ग्रंथि कहलाता है। और यह क्या स्रावित करता है, जठर रस। जठर रस में क्या क्या स्रावित होता है, गौर से समझना। यह भित्तीय या अम्लजन कोशिकाएं क्या स्रावित करता है, HCl। क्या स्रावित करता है, HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं,
ठीक है। तो भित्तीय या अम्लजन कोशिका, अम्लजन मतलब अम्ल स्रावित कर रहा है, कौन, HCl। और मुख्य या जाइमोजिम कोशिकाएं, यह क्या स्रावित करता है, ध्यान रखना, तो यह दो चीज स्रावित करता है। पेप्सिनोजेन, क्या करता है, पेप्सिनोजेन, ठीक है। और एक स्रावित करता है प्रोरेनिन, प्रोरेनिन, एक पेप्सिनोजेन और एक प्रोरेनिन, ठीक है, रेनिन, ठीक है। तो मुख्य या जाइमोजिम कोशिकाएं क्या स्रावित करता है, पेप्सिनोजेन या प्रोरेनिन, ठीक है। और म्यूकस या सलेस्मा कोशिकाएं, ये क्या स्रावित करता है, यह म्यूकस स्रावित करता है। क्या करता है, म्यूकस, क्या चीज, म्यूकस। यह क्या स्रावित करता है, म्यूकस। तो इस तीनों जो भी एंजाइम है, इस एंजाइमों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, जठर रस कहलाता है। अब इस सबको कार्य को समझेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम है, पेप्सिनोजेन प्रोरेनिन का क्या काम है, म्यूकस का क्या कार्य है, ठीक है। तो ध्यान देना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल का मतलब हो गया खतरनाक अम्ल होता है। अगर इस HCl को हम त्वचा पर रख देंगे तो त्वचा क्या हो जाएगा, जल जाएगा, इतना खतरनाक होता है, ठीक है। इसका काम होता है कि जब हम बताए थे पिछले क्लास में कि मुंह में, लेर में एक एंजाइम होता है, समझ रहा है, लाइसोजाइम एंजाइम, जो कि कीटाणु नाशक होता है, कीटाणु को मारने का काम करता है। लेर में जो स्रावित होता है एंजाइम लाइसोजाइम, वो क्या करता है, कीटाणु को मारने का काम करता है। लेकिन वहाँ पर जो कीटाणु नहीं मरा, जो थुथुर कीटाणु बताए थे जो पेट में चला जाता है, तो उसको मारने का काम कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यही HCl मारने का काम करता है। जैसे भोजन पेट में गया, HCl स्रावित होना शुरू हो जाएगा, समझा कि नहीं। उसके बाद ध्यान रखना, पेप्सिनोजेन प्रोरेनिन ये वाला कोशिका स्रावित करना शुरू हो जाएगा। तो पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन ये दोनों क्या होता है, ध्यान देना, ये दोनों निष्क्रिय एंजाइम होता है, समझ रहा है। कौन से एंजाइम, निष्क्रिय, यह क्रियाशील नहीं होता है। लेकिन जैसे HCl स्रावित होगा तो HCl के उपस्थिति में पेप्सिनोजेन, जैसे HCl इसमें मिलेगा तो पेप्सिनोजेन क्या चीज में बदल जाएगा, पेप्सिन में बदल जाता है। क्या चीज में, पेप्सिन में। और इसमें जैसे HCl मिलेगा तो यह क्या चीज में, रेनिन में कन्वर्ट कर देता है। अब यह दोनों भोजन के पाचन पर कार्य करने लगेगा, यानी कि भोजन के प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करने लगेगा। तो ध्यान रखना, ये दोनों पहले क्या रहता है, निष्क्रिय, दोनों निष्क्रिय होता है, समझा कि नहीं, सक्रिय नहीं होता है, ये दोनों निष्क्रिय होता है, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन। और जैसे HCl स्रावित होना शुरू हो गया तो इसकी उपस्थिति में दोनों क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है। और यह क्या करने लगता है, पेप्सिनोजेन ये किसको पचाता है, प्रोटीन को। भोजन जो हम लोग, पेप्सिनोजेन क्या करेगा, HCl की उपस्थिति में क्या बनेगा, पेप्सिन। अब पेप्सिन किस पर कार्य करता है, तो भोजन में जो भी हम प्रोटीन खाए हैं, प्रोटीन उसको क्या चीज में बदल देगा, पेप्टोन में बदल देगा। किस में, पेप्टोन में। तो हम लोग जो भी दाल वाला अंडा, दाल या जो भी दाल वाले सामान हम खाते हैं, सरसों, सरसों करे, बंगला का दाल, चना दाल, मूंग, लहड़, ये सब जितना दलहन चीज खाते हैं ना, उस समय प्रोटीन मिलता है, अंडा में प्रोटीन मिलता है। तो जितना प्रोटीन वाले चीज खाते हैं उस प्रोटीन को क्या करता है, आंशिक विखंडन करता है। क्या करता है, पूर्ण रूप से छोटी आंत में पाचन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या करेगा, पेप्सिन, ये जो एंजाइम है पेप्सिन, ये प्रोटीन को तोड़कर किस में बदल देगा, पेप्टोन में बदल देगा। किस में बदल देगा, पेप्टोन में। अब आते हैं प्रोरेनिन का क्या काम होता है। प्रोरेनिन का काम होता है कि जैसे HCl मिलेगा तो ये तो प्रोरेनिन किस में बदल जाएगा, रेनिन में, ठीक है। अब रेनिन में बदल जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना, जब हम लोग दूध पीते हैं ना, दूध, ठीक है, तो दूध में ध्यान रखना क्या चीज, नहीं, केसिन प्रोटीन होता है। क्या चीज होता है, हम लोग तो प्रोटीन अंडा से भी मिलता है, दाल से भी मिलता है, लेकिन दूध में का जो प्रोटीन होता है वो कौन सा, केसिन प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन होता है, ठीक है। तो इस केसिन प्रोटीन को ये पेप्सिन नहीं पचा पाता है। तो इस केसिन प्रोटीन को कौन तोड़ेगा, रेनिन। इसको कौन तोड़ेगा, रेनिन तोड़ेगा, ठीक है। रेनिन किस में तोड़ देगा, पैरा केसिन में। किस में तोड़ेगा, पैरा केसिन में, पैरा केसिन में, ठीक है।
तो ध्यान देना, जो भी हम दूध पीते हैं तो उस दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसीन प्रोटीन। उस केसीन प्रोटीन को रेनिन क्या करेगा या किस में तोड़ेगा? पैरा केसीन में। किस में तोड़ेगा? पैरा केसीन में। अब यह भी प्रोटीने रूप में है, पैरा केसीन प्रोटीने में टूटा लेकिन सिंपल प्रोटीन में आ गया। अब पैरा केसीन को क्या करेगा? यही पेप्सिन। अब पैरा केसीन को क्या करेगा? पैरा केसीन को कौन तोड़ेगा? अब इसको पेप्सिन तोड़ेगा। ठीक है, पेप्सिन इस पर अटैक करेगा, तोड़ के इसको पेप्टोन में बदल देगा। समझा कि नहीं? अर्थात पेट में मुख्य रूप से किसका पाचन हुआ? प्रोटीन का। किसका पाचन हुआ? प्रोटीन का। पेट में मुख्य रूप से प्रोटीन का ही पाचन होता है, लेकिन प्रोटीन को पाचन कौन किया? पेप्सिन। किस में बदला? पेप्टोन में। लेकिन प्रोरेनिन या रेनिन क्या करता है? ध्यान रखना, दूध में जो प्रोटीन रहता है ना, केसिन प्रोटीन, इसको पैराकेसिन में बदलेगा और पैराकेसिन पेप्सिन उस पर अटैक करेगा, उसको पेप्टोन में बदल देगा। तो ऐसे पेट में यही होता है। कौन कौन एंजाइम स्रावित होता है? HCl, फिर उसके बाद पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन, उसके बाद म्यूकस। अब म्यूकस का क्या कार्य होता है? तो म्यूकस का कार्य होता है, ध्यान देना इधर, कि पेट की आंतरिक दीवारें को सुरक्षित रखना। कैसे? HCl जब भोजन में मिल गया तो भोजन क्या हो जाएगा? अम्लीय। HCl प्रबल अम्ल है। क्या है? प्रबल अम्ल। त्वचा पर रखने पर त्वचा को जला दे रहा है, त्वचा को जला देगा, ये प्रबल अम्ल है। इसका pH मान 1.0 होता है HCl का। तो जब त्वचा को जला देगा तो पेट की आंतरिक दीवारों को सुरक्षित रहने देगा? नहीं रहने देगा। तो यह म्यूकस या श्लेष्मा कोशिकाएं म्यूकस एंजाइम छोड़ते रहता है, जिससे भोजन पेट की दीवार पर जाता है ना, टकराता है तो म्यूकस से टकराएगा, तो ये होता है क्षारीय। और HCl जो भोजन रहता है HCl मिला हुआ, तो वो अम्लीय, अम्ल क्षार से टकराएगा, लवण और भस्म बन जाएगा। तो इसका मुख्य काम हो गया पेट की आंतरिक दीवारों को सुरक्षित रखना। है समझ में? यानी कि म्यूकस का क्या काम होता है? पेट की आंतरिक दीवारों को सुरक्षित रखना। किससे? इस HCl से। है समझ में? अब हम लोग तो पेट में कौन कौन से एंजाइम बना? जठरस। प्रतिदिन 24 घंटा में यह 3 लीटर जठर रस स्रावित होता है। कितना लीटर? 3 लीटर जठर रस प्रतिदिन 24 घंटा में 3 लीटर पेट में जठर रस स्रावित होता है। समझा कि नहीं? तो पेट की आंतरिक दीवारें समझ गए। अब पेट को 3 भागों में बांटा गया है। अमाशय को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो अमाशय में कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं, जिसको एंजाइमों का समूह क्या कहलाता है? जठर रस। अमाशय की आंतरिक दीवारें क्या चीज़ का बना होता है? जठर ग्रंथि का। जठर ग्रंथि क्या स्रावित करता है? जठर रस। जठर रस में कौन कौन होता है? HCl, पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन और उसके बाद में म्यूकस। इस सब का कार्य हम लोग समझ गए। अब चलते हैं अमाशय के कितने भागों में बांटा गया। वो अमाशय है ना, पेट, तो अमाशय का भाग मतलब कितने भागों में बांटा गया? तो अमाशय के 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, अमाशय के कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। ध्यान देना इधर। एक नंबर हो जाएगा कार्डियक, बीच वाला भाग हो जाएगा फुंडिक। क्या कहलाएगा? फुंडिक। अब लास्ट वाला भाग जो हो जाएगा क्या कहलाएगा? पाइलोरिक। पाइलोरिक। ठीक है, कोई बोलेगा अमाशय के कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। कितने भागों में? 3 भागों में, कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। थोड़ा सा अमाशय के चित्र बता देते हैं। ठीक है, यहाँ से भोजन आएगा मुख गुहा से, भोजन मुख गुहा से आएगा ग्रास नली में, ग्रास नली से भोजन ऐसे आता है, अमाशय में। ठीक है, अमाशय के बाद में भोजन आएगा कहाँ? छोटी आंत में ऐसे, और छोटी आंत के बाद में भोजन बड़ी आंत में जाएगा। ठीक है, तो ये वाला मोटा वाला पाइप हो जाएगा बड़ी आंत और ये हो जाएगा छोटी आंत। ठीक है, तो हम लोग अमाशय, ये क्या हो गया? अमाशय, पेट। तो इसको 3 भागों में बांटा गया। एक यहाँ पार्ट हो जाएगा, एक यहाँ, और नीचे वाला एक पार्ट। तो ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा? कार्डियक।
बीच वाला पार्ट क्या कहलाएगा? फुंडिक। और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाएगा? पाइलोरिक। ठीक है, और इसमें तो हम लोग समझ गए HCl स्रावित होता है और मुख्य रूप से अमाशय में किसका पाचन? प्रोटीन का। अब अमाशय से भोजन कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। अमाशय से भोजन कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। कहाँ जाएगा? छोटी आंत। इसको इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत से भोजन कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। ठीक है, तो छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है और जो भी हम लोग खाना में खाए और उसका पाचन जो भी ग्लूकोज में हुआ, एमिनो अम्ल में हुआ, वसी अम्ल में हुआ, तो यही छोटी आंत उसको अवशोषण भी करता है। छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में जाएगा। तो हम लोग आगे जो है अमाशय तक तो देख चुके हैं, अमाशय तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अमाशय के बाद में क्या है? छोटी आंत। और छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होगा, अवशोषण होगा, और छोटी आंत से भोजन कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। और उसके बाद में ध्यान रखना, ये दोनों के बारे में अगला क्लास में हम पढ़ाएंगे। अभी इतना ही फिलहाल आज के लिए। ठीक है।